नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी और एक बार फिर से आप सबसे मिलने आई हूँ इतिहास के पन्नों की श्रृंखला के माध्यम से। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका इतिहास के ऊपर तो बहुत गहरा प्रभाव है ही, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरी सोच पर भी इनका एक अमिट छाप है। मैं बात कर रही हूँ मेक्सिको की सबसे महान कलाकारों में से माने जाने वाली फ्रिदा कालो की बात। कुछ लोगों का जन्म जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा जिससे कि उनको दुनिया सदियों तक याद रखे करने के लिए होता है, लेकिन कई बार आपको ये हासिल करने के लिए बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही जीवन था फ्रिदा कालो का, जिनका जन्म 6 जुलाई 1907 को मेक्सिको सिटी में हुआ था। यहाँ इनके पिता जर्मनी से आकर बसे थे और वे एक फोटोग्राफर थे। यहाँ उनकी मुलाकात फ्रिदा की माँ से हुई और उन्होंने शादी कर ली। इनकी माँ आधी स्पेनिश और आधी अमेरिकन इंडियन थी। फ्रिदा का बचपन ठीक ठाक ही था जब तक कि उनको पोलियो नहीं हुआ। उन्हें 6 वर्ष की उम्र में पोलियो हुआ और 9 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इस बीमारी के कारण उनके दाहिनी पैर और बाएं पैर में फर्क पड़ गया। एक पैर दूसरे से पतला हो गया। पोलियो से ठीक होने के बाद भी वह लंगड़ा कर चलती थी। अपने पूरे जीवन में इस कमी को ढकने के लिए वे लंबी स्कर्ट पहनती थी। उनके पिता का उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त था कि वो इस कमी को किसी भी तरह से अपनी जिंदगी में कोई रुकावट ना बनने दें। इसीलिए वो उन्हें बहुत सारे खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। फ्रिदा पोलियो की मरीज होने के बावजूद फुटबॉल खेलती थी, तैराकी करती थी और कुश्ती भी करती थी, जो उस समय की लड़की के लिए एक बहुत ही असामान्य बात थी। इन्हीं सब बातों की वजह से उनके पिता का उनके साथ एक बहुत ही करीबी रिश्ता रहा। फ्रिदा ने 1922 में मैक्सिको सिटी के प्रसिद्ध नेशनल प्रिपरेटरी स्कूल में दाखिला लिया। ये बहुत ही गर्व की बात थी उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि उस स्कूल में केवल 35 छात्राएं नामांकित थी और जल्द ही वहां अपनी मुखरता और अपनी बेबाकी के लिए फ्रिदा मशहूर हो गई। कहते हैं कि इसी स्कूल में पहली बार उन्होंने प्रसिद्ध मैक्सिकन म्यूरल आर्टिस्ट डिएगो रेवारा को देखा था और उस समय ये स्कूल कैंपस में द क्रिएशन नाम एक म्यूरल पर काम कर रहे थे। फ्रिदा इनको आमतौर पर वहां काम करते हुए देखती थी और एक बार उन्होंने अपनी एक दोस्त से ये कहा कि एक दिन मैं रिवेरा से शादी करूंगी। बात हंसी मजाक में खत्म हो गई। उसी वर्ष फ्रिदा को अपने एक कॉलेज के ही मित्र एलेक्जेंड्रो गोमेज एरिया से प्यार हो गया। सितंबर की एक दोपहर में जब ये दोनों बस में यात्रा कर रहे थे तो एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई। इनकी बस एक स्ट्रीट कार से टकरा गई और फ्रिदा कालो बहुत बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गई। एक स्टील की रेलिंग उनके कूल्हे में घुस गई। उनकी रीढ़ में फ्रैक्चर हो गया और इस दुर्घटना ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तोड़ दिया। वे इतनी बुरी तरह घायल हो गई कि उनके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी और कई हफ्तों तक मैक्सिको के सिटी रेड क्रॉस हॉस्पिटल में रहने के बाद रिकवरी के लिए वो घर लौट आई। उनके शरीर पर 3 महीने तक प्लास्टर बंधा रहा। समय बिताने और दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने पेंटिंग शुरू की। पेंटिंग करने का सुझाव उनके माता पिता की तरफ से आया था। वो लोग अपनी बेटी का दर्द देख नहीं पाते थे और उनका ध्यान बटाने के लिए उनकी माँ ने उनके लिए ऐसा इंतजाम किया कि जिसके द्वारा वो बेड पर लेटे लेटे पेंट कर सकती थी। उनके कमरे की छत पर एक शीशा लगाया गया जिससे कि वो खुद को देख सकें और एक ऐसा बोर्ड बना के दिया जो उनके पेट के ऊपर एक टेबल की तरह रहता था, जिससे वो आराम से पेंटिंग कर सकें। और यहीं से शुरू हुई फ्रिदा कालो द ग्रेट आर्टिस्ट की जर्नी। फ्रिदा को सेल्फ पोर्ट्रेट करने के लिए ज़्यादा जाना जाता है और सेल्फ पोर्ट्रेट करने का जो कारण वो बताती हैं वो ये कि मैं स्वयं ही चित्र बनाती हूँ क्योंकि मैं प्राय अकेली रहती हूँ और मैं ही वह विषय हूँ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अपने करियर में फ्रिदा कालो ने 143 पेंटिंग्स की जिसमें से 55 सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं।
उनके सेल्फ पोर्ट्रेट्स के चलते ही उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, जो कि दुखी होकर कहना पड़ता है कि उनके जीवन काल में नहीं, उनकी मृत्यु के बाद मिली। 1928 में फ्रिदा कालो रिवेरा से फिर मिली। उन्होंने उनसे अपने काम का मूल्यांकन करने के लिए कहा और रिवेरा ने उन्हें काफी प्रोत्साहित भी किया। दोनों में ही जल्द प्रेम का रिश्ता शुरू हो गया। अपनी मां की आपत्ति के बावजूद फ्रिदा और डिएगो रिवेरा ने अगले साल यानी कि 1929 में शादी कर ली। एक विवाहित जोड़े के रूप में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान फ्रिदा को डिएगो के काम के कारण बहुत आगे बढ़ना पड़ा। 1930 में वो सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में रहते थे, जहां पर अपनी कलाकृति शो के लिए वो न्यूयॉर्क चले गए। बाद में वो डेट्रॉयट चले गए। कहने का अभिप्राय ये है कि उनके पति अपने काम में बहुत गहरी तरह से व्यस्त थे। इस दौरान कालो के अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका उनकी पेंटिंग शैली पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनका दूसरा गर्भपात भी इसी दौरान हुआ। इन घटनाओं का उनके मन पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हुआ और यही हमें उनके आर्ट में भी दिखाई देता है। 1933 में कालो अपने पति के साथ न्यूयॉर्क शहर में रह रही थी, लेकिन उनका कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि उनका काम वहां पर रोक दिया गया और दंपति को वापस मेक्सिको आना पड़ा और वापस लौट के आए और मेक्सिको में ये सैन एंजल में रहने लगे। फ्रिदा कालो और डिएगो रिवेरा की शादी कोई आम शादी नहीं थी। एक तो ये कि उन दोनों में उम्र का बहुत बड़ा अंतर था और फिर दूसरा ये कि सालों साल ये लोग अलग अलग घर और स्टूडियो में रहे थे। डिएगो के कई अफेयर भी थे, जिनमें से एक उनका फ्रिदा कालो की बहन क्रिस्टीना के साथ था। फ्रिदा बहुत दुखी थी और इस विश्वासघात के प्रति बहुत हताश रहने लग पड़ी थी। इतनी हताश कि उन्होंने अपने लंबे बाल कटवा लिए। वे बच्चे चाहती थी, लेकिन बस दुर्घटना के कारण बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। जब 1934 में उनका गर्भपात हुआ तो वो इतनी दुखी हुई कि अपने पति से अलग हो गई और कहते हैं कि इसी समय में उनके और भी पुरुष मित्रों के साथ संबंध बने। 1938 में फ्रिदा कालो एंड्रे ब्रेटन की दोस्त बन गई, जो अति यथार्थवादी आंदोलन के मुख्य व्यक्तियों में से एक हैं। फ्रिदा जबकि खुद को कभी भी अति यथार्थवादी नहीं मानती थी। उनका कहना था कि मुझे पता नहीं कि मेरी पेंटिंग अति यथार्थवादी है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वे मेरी खुद की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं। चूंकि मेरे विषय हमेशा मेरी संवेदनाएं, मेरी मनोस्थिति और जीवन द्वारा मुझमें उत्पन्न की जाने वाली गहन प्रतिक्रियाएं रही हैं, इसलिए मैंने अक्सर इन सभी को अपने चित्रों में प्रस्तुत किया है, जो कि मेरे द्वारा अपने अंदर और बाहर महसूस की गई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सबसे ईमानदार और वास्तविक चीज थी। इसी दौरान 1938 में उनकी पहली एग्जीबिशन प्रदर्शनी न्यूयॉर्क सिटी गैलरी में लगी और यहाँ उन्होंने अपनी कुछ पेंटिंग्स बेची और 2 कमीशन भी प्राप्त किए। ये करना उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि इस समय में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था किसी भी क्षेत्र में, और आर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं। और चूंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट की बीवी थी, पत्नी थी, इसलिए भी वो अधिकतर ना चाहते हुए भी रिवेरा की छाया में ही रहीं। अगले साल 1939 में फ्रिदा कालो को एंड्रे ब्रेटन ने आमंत्रित किया और वे पेरिस चली गईं, जहां पर उनकी कृतियों को प्रदर्शित किया गया और उनकी बहुत ही मार्क शेगल, पीट मॉन्ड्रियन और पाब्लो पिकासो जैसे कलाकारों से मुलाकात हुई। लेकिन पर्सनल फ्रंट पर इस साल उनका और रिवेरा का तलाक हो गया और तब उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक द टू फ्रिदास बनाई। फ्रिदा और रिवेरा अलग तो हो गए थे, लेकिन इन दोनों का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। जल्द ही 1940 में इन दोनों ने दोबारा शादी कर ली। दोबारा शादी करने के बाद भी दोनों के संबंध लगभग पहले जैसे ही रहे। दोनों अब भी अलग अलग घरों में रहते थे, अलग अलग जीवन व्यतीत करते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ बेवफाई करने से भी नहीं चूके।
फ्रिदा को 1941 में मैक्सिकन सरकार से महत्वपूर्ण मैक्सिकन महिलाओं के 5 चित्रों को बनाने का कमीशन मिला, लेकिन वह इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाई। उस वर्ष उन्होंने अपने प्यारे पिता को खो दिया और लगातार पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रही। अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद उनका काम, उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही और उन्हें कई समूह शो में शामिल किया गया। 1944 में फ्रिदा कालो ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक द ब्रोकन कॉलम को चित्रित किया। इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को नग्न और बीच से विभाजित दिखाया। उनकी रीढ़ एक स्तंभ की तरह टूटी हुई है। वह एक सर्जिकल ब्रेस पहनती हैं और उनके पूरे शरीर में कीले हैं जो उसके द्वारा लगातार झेले जा रहे दर्द का संकेत है। इस पेंटिंग में फ्रिदा ने अपनी कला के माध्यम से अपनी शारीरिक चुनौतियों का वर्णन किया है। ये उस समय की बात है जब उन्होंने कुछ सर्जरी करवाई थी और अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए उन्हें एक विशेष कॉर्सेट पहनना पड़ता था। वे अपने पुराने दर्द के लिए भी बहुत सारे चिकित्सक उपचार करती थीं, लेकिन वास्तव में किसी का भी कोई असर नहीं होता था। 1950 में उनकी स्वास्थ्य स्थिति और भी खराब हो गई और इसी वर्ष उनके दाहिने पैर में गैंग्रीन हो गया। वह कुल मिलाकर 9 महीने तक बिस्तर पर रहीं और उन्हें अस्पताल में भी रहना पड़ा और कई सर्जरीज करानी पड़ी, लेकिन बहुत दृढ़ता के साथ फ्रिदा कालो ने अपना काम करना, अपनी पेंटिंग्स करना जारी रखा। यहाँ तक कि 1953 के वर्ष में उन्होंने मेक्सिको में एक सोलो एग्जीबिशन भी लगाई। हालांकि उस समय उनकी गतिशीलता सीमित थी, फिर भी वह प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में गई। वह एम्बुलेंस से वहां पहुंची और उपस्थित लोगों ने भरपूर मन से उनका स्वागत किया। गैलरी द्वारा उनके लिए लगाए बिस्तर पर वो लोगों से मिली और उन्होंने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। कुछ महीने बाद उन्हें एक और सर्जरी करानी पड़ी। गैंग्रीन को रोकने के लिए उनके दाहिने पैर का एक हिस्सा भी काटा गया। इतनी खराब शारीरिक स्थिति के कारण वे बहुत उदास रहती थी। यहाँ तक कहते हैं कि वो आत्महत्या के बारे में भी सोचती थी। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वह राजनीतिक आंदोलन में भी सक्रिय रहती थी। अपने 47वें जन्मदिन के लगभग 1 सप्ताह बाद फ्रिदा कालो का उनके प्रिय ब्लू हाउस में निधन हो गया। सार्वजनिक रूप से यही बताया गया कि उनकी मृत्यु फेफड़ों के किसी रोग की वजह से हुई थी, लेकिन अटकलें ये भी लगाई गईं कि उन्होंने शायद आत्महत्या की थी। फ्रिदा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें ये कहना कि अपने समय की सबसे साहसी महिलाओं में से एक थी गलत नहीं होगा। उनका काम उनके अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को चीरता है। उनकी आत्म खोज को इतने सीधे और सहज तरीके से व्यक्त करता है कि उनका संदेश आधुनिक समाज के लिए सार्वभौमिक प्रतीत होता है। आज भी कई लोगों के लिए फ्रिदा एक आदर्श बनी हुई है। जीवन में आई इतनी चुनौतियों, इतनी कठिनाइयों के बावजूद शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दर्द को लगातार भेदते हुए इस महिला ने कैसे इतिहास में अपनी जगह बनाई, वह विस्मयकारी रूप से उल्लेखनीय है। तो चलिए मित्रों, आज की हमारी मुलाकात को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि फ्रिदा कालो आपको भी वैसे ही प्रेरित करें जैसे मुझे करती हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम आगे बढ़ें और ईमानदार रहें अपने प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति और अपनी सोच के प्रति। मिलेंगे जल्द ही एक नई कड़ी के साथ। तब तक जुड़े रहिए।